जंग से निकली जहाद खत्म हो गई और आपका जो अक्सरियत कबायली इलाके के लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको कॉम्पेंसेट करेंगे जो बर्बाद हुआ सारा इलाका, और जो असल इंतहा पसंद है उनको आइसोलेट कर लेंगे और उनको, या अगर उन्होंने हथियार ना फेंके तो वो बड़े छोटे ऑपरेशन से हम संभाल लेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी ना? फॉर एग्जांपल ये हुकूमत कहती है जी हमने भी हर जगह डायलॉग करने की कोशिश की, सवात में भी की, फिर उसके बाद हमने किया, सवात में था वो बुनेर तक पहुंच गए, मौलाना फजल रहमान साहब तकरीरें करने लगे कि बस जी मार्गला की पहाड़ियों के पीछे हैं, तो हमें भी ऑपरेशन करना पड़ा। और एक बात और बताऊं खान साहब, क्योंकि ये मेरा जो ड्राइवर है जो मेरे साथ होता है वो सवात का है, जिस दौरान ऑपरेशन से पहले मैंने देखा उसको आर्मी के खिलाफ और एजेंसियों के खिलाफ बातें करते हुए, हुकूमत के खिलाफ बातें करते हुए। आज वो दुआएं देता है आर्मी को, आज वो दुआएं देता है कि जी बड़ा अच्छा हुआ तालिबान से हमारी जान छुड़ा दी, क्योंकि हम बेकावे में आ गए थे कि तालिबान पता नहीं कितना अच्छा साबित होंगे और बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है। शाहजेब, पहले तो जो स्वात में हुआ और जो कबायली इलाके में, इसको अलहदा करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना, देखिए अगर इस जंग की एनालिसिस ठीक नहीं करेंगे तो हम बजाय मसला हल करने के और बिगाड़ते जाएंगे। स्वात की एक पुरानी एक चलती आ रही थी नफास शरीयत की तहरीक, ये 30 साल पुरानी है, 1974 के बाद बल्कि शुरू हुई। ये एक और थी, इसका मसला बड़ा छोटा सा था, ये बड़े आराम से हल हो सकता था, ये खुद बिगाड़ा गया, मिस हैंडल किया गया। इसको बिल्कुल अलहदा रखे जो कबायली इलाके में हुआ। ये तो पुरानी एक तहरीक चली आ रही थी, आपको पता है सूफी मोहम्मद की तहरीक थी, ये पुरानी थी। अलहदा कैसे रखूं? मौलवी फजलुल्लाह जब सवात से भागता है तो बाद में अफगानिस्तान में ऑपरेशन करता पाया जाता है, ये एक ही तो है सारे के सारे। जब आपका कॉमन एनिमी हो जाती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ये तो आपको समझा रहा हूं कि इन सबको अलहदा करो। आप जब सारों को एक ही तरह ट्रीट करेंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे, आप उनको अलहदा रहता करें। आप जो हल बता रहे हैं वो अमन के लिए तो दुरुस्त लगता है कि जी आपकी पॉलिसी से अमन आ जाएगा, बट एक और फैक्टर होता है जब आप हुकूमत करते हैं, वो होता है हुकूमती रिट का। आप हकीमुल्लाह महसूद से जब मुज़ाकरात करेंगे या किसी और मिलिटेंट से, तो वो सिर्फ अमन के लिए करेंगे या उस जगह पर हकीमुल्लाह महसूद की जगह हुकूमत की रिट होगी? एक शाहजहां पहले मुझे ये बताएं कि हमारी रिट कब थी कबायली इलाके में? कबायली इलाके के अंदर तो जो उन्होंने हमें 1948 में ज्वाइन किया है वो एक ट्रीटी के तहत ज्वाइन किया था। बात तो सुनते थे ना हमारी, वो जो कश्मीर आजाद करा के दिया उन्होंने हमें, वो बात तो सुनते थे हमारी। कबायली इलाके के लोगों ने जाने दी हुई है पाकिस्तान के लिए, और हमारी रेट का जब आप कहते हैं ना रेट, वो सेटल्ड एरिया तो था ही कभी नहीं। 40 कानून सिर्फ पाकिस्तान के अप्लाई करते थे कबायली इलाके में। हमारी फौज तो थी नहीं वहां, ना हमारी कोई पुलिस थी, ना हमारी अदालतें थी। कबायली इलाके में तो कभी नहीं, स्वात में थी 74 के बाद, कबायली इलाके में तो नहीं थी। तो इसलिए हमें यह कहना कि हमारी रेट नहीं होगी, हम अपने कबायली लोगों के साथ मिलके उस एरिया को फिर से ठीक करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो टोटल मिलिटेंट्स कितने हैं, 4-5 हजार हैं, सारे 6 हजार होंगे, 10 हजार होंगे। कबायली इलाके में आपके पास तकरीबन 6 लाख से 10 लाख तक आपके पास आम लोग हैं, मुसल्लह लोग हैं। आप इनको साथ मिलाए, आप आराम से काबू पा सकते हैं। और पाकिस्तान को तो वहां से खतरा नहीं है। पाकिस्तान को खतरा क्या है? खुद कुछ हमलों से। वो जब तक हम अमेरिका के ऑपरेशंस करते रहेंगे ये खत्म नहीं होने लगा, ये हर साल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से हमने अलग कर लिया, तो जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट था वो यहां तक हम तस्लीम करते हैं कि जी चले वो आपने खत्म कर डाला अपनी पॉलिसी से। मगर क्योंकि रिट सही तरीके से कभी रही नहीं, जैसा आप भी कह रहे हैं, रिट नहीं होगी तो एक एंटी चाइना एलिमेंट जो आता है वहां पर आके बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेता है, चाइना में हमले करता है। एंटी ईरान एलिमेंट उस एरिया को एक्सप्लॉइट करता है, एंटी इंडिया एलिमेंट, फिर एंटी अमेरिकन एलिमेंट, ये जो सारे एलिमेंट आके एक्सप्लॉइट करेंगे उसको क्या करेंगे? देखिए एक अंग्रेजी सेइंग है, इग्नोरेंस मेक्स द बेस्ट आर्ग्यूमेंट। हमें हकायक का किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम प्रोपेगेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। सारी जो न्यूज आ रही है ISPR से आ रही है, अमेरिकनों की न्यूज किधर से आ रही है कि ड्रोन मारे जी, मिलिटेंट्स मार गए। कोई उन्हें कैसे पता मिलिटेंट मारा है? इतने इतने गोश्त के टुकड़े तो मिलते नहीं है किसी के, कोई चेक करने वाला है नहीं। ये सब फ्रॉड हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें ये जो कैंप्स बनाए गए थे, ये किसने कैंप्स बनाए थे? ये कैंप्स बनाए थे अमेरिका के कहने पे, पाकिस्तान ने अफगान जहाद के लिए। ये कैंप्स हमने बनाए थे, मिलिटेंट्स हम तैयार कर रहे थे, हम इधर से लोग इस्तेमाल कर रहे थे कश्मीर में। हम बेचारे कबायली इलाके के लोगों के पीछे पड़ गए, उनको हमने बर्बाद करके रख दिया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है वहां कोई कैंप्स या ट्रेनिंग के लिए। ये हमारी अपनी एजेंसी से इसमें इन्वॉल्व है। हमें हर किस्म की मिलिटेंसी खत्म करनी चाहिए पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग पोजीशन है आपकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं,
जिनके ऊपर काफी सारी दुनिया एतराज करती है, वो इसेंशियली नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, उसमें कोई ना कोई स्टेट की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं और ये सारा का सारा हुआ है। फिर ISPR की जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर भी आप ट्रस्ट नहीं करते, तो नॉन स्टेट एक्टर्स इसेंशियली नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, स्टेट की एजेंसी से involved। अगर ISPR कहेगी, आपको पता है ISPR ने एक दफा अनाउंस किया कि 35 मिलिटेंट्स मार गए हैं, 2 दिन के बाद पता चला 120 लोग मार दिए हैं, सारे अपने बेचारे शहरी औरतें बच्चे मार दिए। तिरा वैली की बात कर रहे हैं, तिरा वाली में मारे, उसके बाद 85 मारे और उसके बाद 120 बेचारे जख्मी, जिनकी किसी टांग नहीं, किसी की बाजू नहीं है। तो मैं इसलिए, और पहले दिन उन्होंने कह दिया कि हमने 35 मिलिटेंट मार दिए, बट बाद में एक्सेप्ट कर लिया कि सिविलियंस थे, माफी भी मांगी है आर्मी चीफ ने। वो तो शाहजेब इसलिए मांगी कि वहां वो सारे पेशावर में आने शुरू हो गए, लाशें उनकी पेशावर में आई, जख्मी पेशावर में आने शुरू हुए, वो तो फिर मारना पड़ा उनको। तो अब औरंगजेब है, वहां से आ ही नहीं सकते, तो हमें नहीं पता कि कौन मार रहा है, बजौड़ ऊपर है, हमें वही नहीं पता क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता। तो हकीमुल्लाह महसूस से गुफ्तगू हो गई या मिलिटेंट्स हो गई, आपने कहा आइसोलेट कर लेंगे, फिर क्या कहेंगे इनको कि जी ये जो अफगान मिलिटेंट्स हैं या जो अफगान एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके पनाह ली है, जिसके ऊपर अमेरिका एतराज करता है कि हमारे ऊपर आके हम हमला करते हैं, अलबलावी गया उसने CIA के ऑफिस पे हमला कर दिया, आपके इख्तियार में सिर्फ पाकिस्तान होगा, आप हुकूमत बनाएंगे, अफगानिस्तान नहीं होगा, इस एतराज को क्या? देखिए अमेरिका ने तो अब निकलना है अफगानिस्तान में, वो तो कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान तब मदद कर सकता है अगर पाकिस्तान पहले अपने लोगों को तो साथ में लाए ना, ये जो कबायली इलाके में एक्शन तो खत्म हो। अभी जब तक हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम एक ब्रोकर बन सकते हैं, हमारा बड़ा वाइटल रोल है इसके अंदर। और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी हम अमेरिकनों के साथ बातचीत करें और उनको कहें कि ये अब अनसस्टेनेबल है। आपको पता है 1600 जो अफगानी जिरगा मिला है काबुल के अंदर, उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कही, सीज फायर करो। दूसरी चीज, और ये नॉन तालिबान थे, तालिबान रिप्रेजेंट नहीं थे, दूसरी चीज तालिबान से बातचीत करो, तीसरी चीज ऑक्यूपेशन खत्म करने का टाइम टेबल दो। तो अगर वहां की अवाम इस नतीजे पे पहुंच गई है तो इसका मतलब कि अब अमेरिका को निकलना है ही वहां से, तो हम उसकी भी मदद करें, अपनी भी जान छुड़ाएं इससे, बजाय इसके कि हमारा वजीर आजम कहे कि नहीं जी अभी जल्दी ना चले जाना, कोई बड़ी बर्बादी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब कि हमारे डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब इस तमाम में अगर आपने हुकूमत बनानी, एक और बहुत ज्यादा अहम फैक्टर है, वो ये कि जी आप आएंगे जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके बैलेट बॉक्स की ताकत से, जो कि बाकी दूसरी पार्टीज भी पाकिस्तान में आती रही हैं, बट जिन चीजों को आप तब्दील करने की बात करते हैं वो ट्रेडिशनली डोमेन रही है GHQ का। GHQ खुद पॉलिसी बनाता है। आपको लगता है ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं जरदारी साहब की सुन के हो रहे हैं या शाह महमूद कुरैशी या गिलानी साहब की सुनकर हो रहे हैं, आप इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आप GHQ को चैलेंज करेंगे कि पॉलिसी बदलो? इमरान खान ने ना कभी किसी से डिक्टेशन लिया है और ना कभी किसी से डिक्टेशन लेगा। मैं अपने मंशूर को अगर नहीं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं रिजाइन करके बाहर बैठूंगा। मैं जब क्रिकेट खेलता था, वाहिद कैप्टन था जिसने 2 दफा रिजाइन किया, इसलिए कि उन्होंने मुझे कोई ऐसी टीम दे दी, तब वो हमारी वो हमारा GHQ था ना, क्रिकेट बोर्ड, कि उन्होंने मुझे ऐसी टीम दे दी जो मैं समझता था मैं टीम नहीं जिता सकता, मैंने रिजाइन कर दिया। हमेशा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर एक प्राइम मिनिस्टर समझता है कि उसको नहीं फंक्शन करने दिया जा रहा, वो रिजाइन कर सकते, इसमें बहुत पावर होती है। लेकिन कभी भी अगर मैं ये समझूं कि लोगों ने मैंडेट मुझे दिया है और मुझे कोई और डिक्टेशन दे रहा है, ये मैं कभी नहीं कर सकता। मतलब अगर डिक्टेशन ना भी हो, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मौजूद है पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री से। नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्ट होकर आया हूं, मैं नहीं लूंगा डिक्टेशन। हुआ क्या, वाजपेयी साहब ने कॉल करके नवाज शरीफ साहब को बताया कि मैं तो बड़ी मोहब्बत से लाहौर आया था, आपने मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया कारगिल करके। अभी पिछले दिनों रहमान मलिक साहब कहते हैं मुल्ला ब्रदर की गिरफ्तारी पर कि ये तो मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। शाम में ISPR कहता है कि नहीं जी हमने गिरफ्तार कर लिया। ये तो नोहा होती है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जमहूरी वजीर आजम को कमजोर करने के। कारगिल से हो गए थे वजीर आजम कमजोर। लेकिन ये गवर्नमेंट को तो इन्होंने तो सारी जंगी फौज के हाथ में डाल दी है, ये कभी हुआ ही नहीं है। एक जमहूरी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि फौज हैंडल कर रही है वॉर ऑन टेरर। पहले तो ये कभी भी अगर मैं वजीर आजम मैं कभी भी ना करूं, पहली चीज। आर्मी चीफ खुद सेक्रेटरीज को बुला लें GHQ कि जी मुझे ब्रीफिंग दो, फिर क्या करें? अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, मैं इसमें कोई शक नहीं कि आप फौज को अपने साथ मिलाएं, लेकिन आप कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि आप पुतले बन के आप तमाशा देखें, जंग कोई और लड़ रहा है और आप अपनी करप्शन केसेस बचा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास है ही नहीं अखलाकी कुव्वत। लेकिन नवाज शरीफ का जो दौर था, नवाज शरीफ की कमजोरी थी, नवाज शरीफ को सीधा एक्शन लेना चाहिए था। अगर उनके पूछे बगैर उन्होंने कारगिल पे हमला किया तो उनको एक्शन लेना चाहिए था।
कोई भी दुनिया के अंदर जो एम्पावर्ड जो सही वजीर आजम होता है वो कभी ये नहीं करने देगा। मतलब कुछ ना कुछ डायनामिक्स तो होते होंगे ना हुकूमत में आने के बाद कि इतने मजबूर हो जाते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरे पे अमल कर लिया, बट वो जो एजेंसियों को नीचे लाने की, मातहत करने की बात थी, उस पर नहीं अमल कर सके। हाय साहब, ये कोई ना कोई बात तो होती होगी।